बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले जो है ना, हम आपको ये बताते हैं कि आज जैसे वो जो शेफ़ होते हैं जो खाने पकाते हैं, आपको पता है उनका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं नाज़रीन जिनको मेरे ख़्याल से हमारे माशरे में इधर एप्रिशिएशन नहीं मिलती, इनको अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता। हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे भी तो, या कहीं शादी पे अगर हम खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो जो खाना बनाने वाला शख्स होता है ना, उसके हाथ में जो कमाल है ना, आप जब खाना खा रहे हो तो उसमें नज़र आता है, उसके टेस्ट में नज़र आता है, ये आपको भी पता है। मगर जब हम उस खाने को खा लेते हैं, हम चले जाते हैं, तो हम बस ये कहते हैं हाँ आज शादी का खाना अच्छा था। मगर वो जो बेचारा शेफ़ जो चीज़ बना रहा होता है या जो पका रहा होता है, उसकी कोई एप्रिसिएशन को कोई उसको बिल्कुल मद्देनज़र कर दिया जाता है। ना तो उसका नाम आगे आता है ना कुछ। अब किसी रेस्टोरेंट में भी अगर कोई टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, हम रेस्टोरेंट की तारीफ़ करते हैं और इस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिलता है, मगर उस जो बंदे ने जिसने ये खाना बनाया, जिसने मेहनत की है, उसकी एप्रिसिएशन नहीं होती। तो ये जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये है उन सारे शेफ़ के लिए, क्योंकि आज हम जितने भी जो लोग हैं ना, जो शेफ़ हैं, उनको हम अप्रिशिएट तो करेंगे, मगर मुझे लगता है कि आज हमें सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, जिसका सबसे पहला पक्का हाथ का पकाया हुआ खाने का एक निवाला जो हम खाते हैं, जो लुक़मा हमारे पेट में जाता है, जो हमारी शेफ़ है, वो है माँ। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? असल शेफ़ तो हम सब की हमारी माँ है ना? तो इन सारे शेफ़ में जो माएँ हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी हो जाए ना, हम अपनी माँओं के खानों को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला सबकी माएँ, जितनी भी लोग हैं, सबकी माँओं को जो है ना सेहत दे, ज़िंदगी दे, और जो इस दुनिया में नहीं है उनकी मग़फ़िरात के लिए भी मतलब ख़ास दुआ कीजिए कि उनकी मग़फ़िरत हो। और आज ये आलमी दिन जो मनाया जा रहा है शेफ़ के हिसाब से, तो उसमें माँओं को भी सलाम। और कुछ मुझे लगता है घर में जो अफ़राद हैं जिनकी घर में माएँ नहीं है और बाप के हाथ का पका खाया खाना, या बहनों के हाथ का, बड़ी बहनें भी पालती हैं, आपको पता है, छोटे भाई बहनों को, तो उनको भी सबको सलाम, ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और आज हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। सबसे पहले नाज़रीन, लाहौर जो है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे इंडिया का शहर जो है वो दिल्ली है और दूसरे नंबर पे लाहौर है। 297 एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा। आपको पता है 200 से ऊपर अगर हम क्रॉस कर जाए ना, तो वो जो है ना इंतहाई नुकसानदेह हो जाता है, मगर हमारे वहाँ 297 चल रहा है। देखिए, अब इसके लिए गवर्नमेंट तो काम कर रही है, कुछ मशीन्स जो है गवर्नमेंट ने वो भी ख़रीदी हैं जो स्मोक वगैरह के लिए काम कर रही हैं, और उसके ऊपर ये मैंने देखा है कि चल भी रही हैं सड़कों में, जगह जगह पे काम भी कर रही हैं स्मोक मशीन। मगर आवाम जो है ना, उसको भी अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ख़ास ज़रूरत है। आग जलाते हैं, कचरे जलाते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, अपने घरों के बाहर कूड़ा, या फिर दूसरों के घरों के बाहर कूड़ा जो है ना वो जलाना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको लगता है पूरे मोहल्ले का जो है ना एक कचरा इकट्ठा किया जाए और किसी जगह पे आग लगाएं, तो उनको लगता है हम सफाई का काम कर रहे हैं। ये सफाई का काम नहीं कर रहे, ये आप स्मोक पैदा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। आपको क्या लगता है स्मोक जो है वो नुकसानदेह नहीं होती? आपको पता है कितनी नुकसानदेह होती है? और वो खटारा गाड़ियाँ, जिनकी गाड़ियाँ धुएँ मार रही हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है अपनी गाड़ी के जो है ना सारे जो इंतज़ामात हैं, चीज़ें जो ठीक कराएं, क्योंकि जो सड़क पे लेके आप निकाल रहे हैं अपनी खटारा गाड़ी, वो उससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। आप अपनी गाड़ी को तो बाहर निकाल रहे हैं, अपने तो काम पूरे कर रहे हैं, मगर अपने काम के चक्कर में दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप सड़क पे कोई गाड़ी ऐसी देखें तो उनको समझाएं ज़रूर, बोले ज़रूर, इशारा ज़रूर करें कि आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, जाकर ठीक कराएं। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं तो उनकी भी बेल बजा के बोलें कि भाई दूसरों का ख्याल करो, थोड़ी इंसानियत पकड़ो। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक और सदमे के बारे में। मोस्टली हमारे वहाँ जो लोग हैं जिनको पैनिक अटैक आते हैं, इस तरह से झटके आते हैं, ठीक है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको पैनिक अटैक होता है, मगर जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता था कि अब हम इस पेशेंट को कैसे डील करें,
कि उसको पैनिक अटैक आ रहा है, क्या है उसकी सिचुएशन में। अब जिसको पैनिक अटैक आ रहा है ना, उस खुद को भी नहीं पता होता कि मैं क्या टेक्निक्स, क्या चीज़, कैसे अपनी ट्रीट, अपना कैसा इलाज करूं कि मैं अभी सिचुएशन पे काबू पा सकूं। हमारे पास डॉक्टर अली अजमल मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और माहिर नफ्सियात हैं, हमारे शो पे मधु होते रहते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि पैनिक अटैक अगर किसी इंसान को होता है तो सबसे पहले वो खुद को कैसे हैंडल करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? थैंक यू। तो मुझे बताइए, पैनिक अटैक पहले तो देखने वालों को होता क्या है, क्योंकि जिसको हो रहा है उसको भी समझ नहीं आती, जो देख रहा है उसको भी नहीं पता, और ये क्यों एकदम से इंसान को पैनिक हो जाता है? जी बिल्कुल, मिसकंसेप्शन है पैनिक अटैक के बारे में। सबसे पहले तो ये हमने जान लेना चाहिए कि पैनिक अटैक एक एंग्जाइटी का मसला है, यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम इसको कहते हैं कि जी अब ये एक फॉर्म है पैनिक अटैक। अब जी पैनिक अटैक में होती हैं फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि पैनिक अटैक अगर हम बात करें कि होता कि आसान लफ्जों में किसी का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है जब उसको पैनिक अटैक आता है, सांस रुक रुक के आता है। अच्छा, उसके बाद फिर दिल वाली जगह पे और कभी कभी पूरी चेस्ट पे दबाव महसूस होता है, दिल की धड़कन जो है वो एबनॉर्मल महसूस होती है, ऐसे लगता है कि दिल वाली साइड पे सुई चुभ रही है, सांस रुक जाएगा, फिर सांस अटक जाएगा। उसके अलावा जी फिर हाथ पांव कांपना शुरू कर देते हैं, पसीने आना शुरू कर देते हो जाता है, इंसान बिल्कुल बाजुकात गिर भी सकता है। अच्छा, ये सारी की सारी पैनिक अटैक की सिम्टम्स हैं। किसी को इनमें से कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं, किसी दूसरे शख्स को पैनिक अटैक में कोई दूसरी सिम्टम्स हो सकती है, लेकिन इसमें सांस का उखड़ना, दिल की धड़कन का तेज होना और पसीने आना, हाथ कांपना, ये सारी के सारे पैनिक अटैक्स में कॉमन सिम्टम्स है। अब इशू इसमें ये बनता है कि बाज़ औक़ात ना लोग पैनिक अटैक को हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें ना, हार्ट अटैक जब किसी को होना है तो इसी तरह की मिलती जुलती सिम्टम्स ही होती हैं हार्ट अटैक में भी। अच्छा, उसमें होता ही है कि जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहले वो शख्स खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि पैनिक अटैक में जिनको भी पैनिक अटैक आता है उनको ये लगता है कि जी अब जी हमारी जो ज़िंदगी है उसके आखिरी लम्हात चल रहे हैं, अभी गए अभी गए। अच्छा, उसमें फिर देखें ना, किसी को भी ये लगेगा कि जी अब मैं मरने वाला हूं, मुझे जी अब पता नहीं कितनी मेरी जिंदगी बची है, तो जाहिर बात है लोग परेशान तो होंगे। अब ये फिर एक दफा नहीं होता, ये बार बार होता है पैनिक अटैक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पैनिक अटैक बार बार मींस एक टाइम पीरियड जो चल रहा है उसी पीरियड में नहीं, लेट्स से किसी को आज हो गया, फिर 2 दिन बाद हो गया, 4 दिन बाद हो गया, किसी को 15 दिन बाद हो गया, तो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, ये होता क्यों, इस पे भी पहले एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि होता क्यों है। ये होता है एंग्जाइटी और परेशानी की वजह से। एंग्जाइटी ना बगैर वजह का खौफ, बगैर वजह का अंदेशा। अब जब अंदेशे और खौफ बाज़ का जो दिमाग के होते हैं वो जिस्म वाली साइड पे आ जाते हैं, यानी कि आप ये समझिए आसान जुबान में कि जो आपके दिमाग की टेंशन स्ट्रेस है ना वो आपके जिस्म में आ गई है, उसकी फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं। ये यानी कि पैनिक अटैक पैनिक होने की वजह से होता है, इसीलिए तो इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं ना। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि लोगों को, जिसको भी ये लगेगा कि मेरी अब ये जान का मसला है, जिंदगी मौत का सवाल है, एमरजेंसी में लोग भागते हैं, तो जिसको भी पता चलेगा कि मेरी जान का मसला है वो मजीद डर जाएगा। तो अब आप देखेंगे पैनिक अटैक में एक साइकिल होता है। हाँ। टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से ये हुआ, जब हुआ उसने हमें मजीद परेशान कर दिया, क्योंकि जान का खतरा हम समझ लेते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हम भाग गए इमरजेंसी में क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा होगी। अच्छा, अब जब पैनिक अटैक होता है तो जाहिर बात है इंसान परेशान होता है, उसकी वजह से ये अटैक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पहली परेशानी की वजह से हुआ, पैनिक अटैक हुआ, परेशानी बढ़ी, पैनिक अटैक ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली ये फिर बार बार आना शुरू हो जाता है। जैसे बीइंग अ होस्ट मुझे समटाइम्स पैनिक तब होती हूँ मैं जब मुझे बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हों और मुझे ब्रेक लेनी है, और किसी गेस्ट की जैसे मुझे बात जो है ना, कभी मैं चाहूँगी कि वो कंटिन्यू रहे और लोगों तक समझ आ जाए, यू नो। या कोई ऐसे सीनियर गेस्ट भी होते हैं, आपको पता है, उनको बीच में टोकना मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उनका वज़न ख़राब ना हो। मगर मुझे जब पैनिक कर दिया जाता है ना पीछे से कि भाई ब्रेक लेनी है, उस वक्त में होती है। मोस्टली रोज़ ही एक बार होता है मेरे साथ, मगर अली संभाल लेता है ना। अली, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम पैनिक अटैक के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई सवाल करना है तो कॉल भी कीजिएगा, तो फिर हम आपकी कॉल जो है अली अजमल साहब से मिलवा देंगे, कि बात करवाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक तो पैनिक अटैक, जैसे मैं ब्रेक से पहले बोल रही थी कि बहुत सारे गेस्ट बैठे हों, मुझे एकदम से ब्रेक लेनी है तो मैं पैनिक हो जाती हूँ समटाइम्स। इसको पैनिक कहेंगे, तो फिर ये पैनिक अटैक क्या है?
बिकॉज इट्स नॉट लाइक अटैक। या जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो है ना कि पैनिक हो जाते हैं, जैसे इनको उर्फ़े आम में कहने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बंदा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ये पैनिक होना होता है आम जुबान में। Okay. जो पैनिक अटैक है ना, वो बिल्कुल उसकी जो सिम्टम्स हैं वो होती हैं हार्ट अटैक की तरह से। जैसे कि एक शख्स है वो पैनिक हो गया, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़बड़ाना शुरू कर देगा, या वो थोड़ा सा उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। इस तरह का कुछ पैनिक होते हैं ना। ये जो पैनिक अटैक है उसका दूसरे पैनिक होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक फिजिकल किस्म के आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। देखिए ना, किसी को ये लगता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा, उसको सांस रुक रुक के आता हुआ महसूस होता है पैनिक अटैक में। उसके अलावा हाथ ऐसे वो ऐसे कांपना शुरू हो जाएंगे, पसीने आना शुरू हो जाएंगे, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि उसको लगेगा कि अभी मैं गिरा, अभी गया, अभी गया। तो ये बेसिकली पैनिक अटैक, ये एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं। दूसरा पैनिक होना, बेचैन होना, वो तो आमतौर पे जिंदगी में थोड़े बहुत इंसान कंफ्यूज होता ही रहता इसमें है। हार्ट बीट भी तेज हो रही है, पसीने भी आ रहे हैं, Exactly. शिवरिंग भी हो रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और उसमें इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसको हो रही होती है इस कदर इंटेंस होती है कि उसको लगता है कि अब मैंने नहीं बचना, और जो इधर उधर वाले साथ वाले हैं उसको भी लगता है कि जी इसको कोई सीरियस मसला हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई हार्ट अटैक वगैरह का मसला हो गया। इस तरह से पैनिक अटैक होता है। इस पैनिक अटैक में वो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है या फिर दूसरों को? मतलब कोई खतरा किसी से है, मतलब होता है नहीं उसको जी। कि वो अगर उसको पैनिक अटैक हो रहा है तो वो किसी पे अटैक भी करेगा, कुछ उठा के मार देगा, कुछ फेंक देगा, कुछ बोल देगा, कोई गाली दे देगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पैनिक अटैक में सिर्फ सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से वो खुद शख्स परेशान होता है, ना किसी को कुछ कहता है, ना खुद को कुछ कहता है। ये आप ये समझिए कि एक शख्स परेशान है, इसको कह लें जैसे नहीं किसी को परेशानी का दौरा पड़ गया, जैसे दिल का दौरा पड़ता है, इसको हम कहते हैं कि परेशानी का दौरा पड़ गया। अब वो कोई शख्स परेशान हो गया, उसमें जिस्मानी अलामात आना शुरू हो गई, ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा, ना किसी को नुकसान पहुंचाएगा। और बाय द वे जो कंडीशन है पैनिक अटैक, ये उसके अपने लिए भी नुकसानदा नहीं होती। अच्छा। ये एक जो है मिसकंसेप्शन माशरे में पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग भी इससे डर जाते हैं और फटाफट इमरजेंसीज में भागते हैं कि अब पता नहीं कोई जानलेवा कोई मसला हो गया। सबसे पहले तो आप देखें कि जिसको भी पैनिक अटैक आता है, जिस शख्स को भी आता है, उसका सबसे पहले उसने ये करना है कि पैनिक अटैक से पैनिक नहीं होना। आमतौर पे पैनिक अटैक भी पैनिक कर देता है ना, कि पैनिक अटैक हुआ, अब इंसान परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर भागूं, बाहर को भागता है, इमरजेंसी में भागता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आपको पैनिक अटैक आए, पैनिक नहीं होना। क्यों नहीं पैनिक होना? क्योंकि जो पैनिक अटैक है ना, इसका आपको कोई नुकसान नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने पैनिक हो गए? एक इंसान, अब मैं गाड़ी चला रही हूँ सपोज, ठीक है, एंड आई एम लेट, आई हैव टू बी समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी फ़्लाइट है, कोई मीटिंग है, कोई लाइव शो है, और मैं लेट हो गई, तो पैनिक तो होंगी हल्की फुल्की ना। अब उस बीच अगर किसी चीज़ में एंजाइटी मेरी बढ़ जाए या कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, घर से झगड़ा करके निकली होंगी, तो मुझे अटैक भी आ सकता है। ऐसे ही है, ये सिचुएशंस है। फिर अब वो गाड़ी चलाने वाली सिचुएशन में मैं फिर क्या करूँ? अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ? मैं लेट भी हो रही हूँ, फ्लाइट निकल जाएगी एंड ऑल दैट, हाउ विल आई कंट्रोल? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये अक्सर लोगों का ये अंदेशा होता है कि जी अगर गाड़ी चलाते हुए मुझे पैनिक अटैक आ गया, फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये ना हो गया किसी गाड़ी का कोई खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए पैनिक अटैक नहीं आता होता। पैनिक अटैक आपको उसी सिचुएशन में आता है। पैनिक होते अटैक नहीं आता। पैनिक तो हो जाते हैं ना जी, पैनिक तो कंफ्यूजन है ना थोड़ी सी। देखिए पैनिक होना वो तो ये ना, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, ये तो एक नॉर्मल सी जिंदगी की बातें हैं। अब जो पैनिक अटैक होता है ना, जैसे मैंने बताया कि इंसान से बात नहीं होती, सांस रुकता है, दिल की धड़कन तेज होती है, पसीने आते हैं, हाथ कांपते हैं, ये जो चीज है, अच्छा उसमें वो जब भी आता है ना 5, 6, 10 मिनट का इसका स्पैन होता है, वो इंसान कुछ करने के काबिल नहीं होता। जिनको पैनिक अटैक आता है वो अक्सर आके मुझसे ही पूछते हैं क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब अगर गाड़ी चलाते वक्त हो गया फिर मैं क्या करूंगा, ये तो जान का खतरा बन जाएगा। तो मैं अक्सर उनको कहता हूं कि पैनिक अटैक जो होता है, जो फिजिकल सिम्टम, वो कोई काम करते हुए नहीं आपको आती, गाड़ी चलाते हुए ये आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको आमतौर पर नॉर्मल बैठे हुए, कन्वर्सेशन करते हुए, किसी मीटिंग में बैठे हुए, ऐसी सिचुएशन में पैनिक अटैक आ सकता है। लेकिन कॉल है सबा की, वो भी आप शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबा? ठीक अच्छा, है। वो मैंने पूछना था अपने बारे में कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे सीने के अंदर एक गुदगुदी सी फील होती है और वो पेट में भी जाती है, और अजीब सा मेरे अंदर ना ऐसे सुबह उठने के बाद ये कैफियत होती है कि मेरे सीने में गुदगुदी सी हो रही है और वो पेट में भी जा रही है।
क्योंकि कुछ अर्सा पहले मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ कुछ ना कि जिसकी वजह से ना अब मैं ना डर जाती हूँ मतलब कि सुबह उठूंगी या इस तरह, मतलब कि मुझे जैसे मैं कॉन्टेंट नहीं हूँ लाइफ में, ये मेरे साथ मसला है। तो प्लीज बताइए मैं क्या करूँ। मैं अली साहब से बात कराती हूँ। अली जी बताइएगा उनको। देखिए ये जो गुदगुदी वाली सीने में गुदगुदी बिल्कुल, ये एंग्जाइटी की सिम्टम है। ये पैनिक अटैक तो नहीं है। आमतौर पे होता ही है कि एंग्जाइटी जब किसी को होती है ना, तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। उसमें कुछ सीने में जैसे कोई गुदगुदी, कोई पेट में इस तरह का मसला, कुछ लोगों को टांगों में बाजू का दर्द वगैरह रहती है। तो ये सारी की सारी एंग्जाइटी की यानी कि बेचैनी की फिजिकल सिम्टम्स ही होती हैं। अब ये जो मसला है इनका, क्योंकि परेशानी की वजह से ये मसला होता है, सबसे पहला इसका हल क्या है कि आपने इससे परेशान नहीं होना। ये एक ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आपको परेशानी की वजह से आती हैं। जैसे ही आपके माइंड से परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम होगी, ये फिजिकल सिम्टम्स आपको कम हो जाएंगी। इसमें आमतौर पे ना मिसडायग्नोज ये हो जाता है कि कहते हैं जी, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है ये कोई दिल का मसला बन गया क्योंकि ये हार्ट में इस तरह का सीने हो रहा है। कुछ लोग इसको अंजाइना और कह देते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने अजीब अजीब बीमारियां डायग्नोज की हुई हैं कि जी पेट की गैस सर को चढ़ जाती है, जो पेट में ही होता है ये इस तरह से मसला। हालांकि ये कोई रास्ता नहीं है पेट की गैस सर को चढ़ने का, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एंग्जाइटी ही है। तो सबसे पहले हमने जब इसको डायग्नोज कर दिया ये एंग्जाइटी है, तब आप क्या करें, आप एक तो इसके बारे में परेशान ना हो, सिम्टम्स को इनको इग्नोर करें और अपनी लाइफ से स्ट्रेस, एंग्जाइटी को कम करें। ये आपको मसला जो है वो आना बंद हो जाएगा। एक तो इनका तो ये है। अच्छा, अब यही सिम्टम जो अभी इन्होंने बात बताई, यही सिम्टम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये 10-15 मिनट के लिए बड़ी सीवियर हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो जी पैनिक अटैक का भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो पैनिक अटैक से आपने पैनिक नहीं होना, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके बजाय कि ये सिर्फ आपको परेशान ही करता है और पैनिक अटैक आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। पैनिक नहीं होना। और उसके दूसरी बात यह है कि अपनी सिम्टम्स को सर्च नहीं करने की कोशिश करनी। आमतौर पे ये भी तो मसला है ना कि हम ये सर्च करते हैं और फिर जो जिसके सोशल मीडिया पे मुंह में आता है वो बोल देता है कि ये होता है वो होता है, और जिससे हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पैनिक अटैक का डॉक्टर आपको कह रहा है कि नुकसान कोई नहीं है, कोई आपकी जान को इसका खतरा नहीं है। जब भी पैनिक अटैक आए पैनिक नहीं होना, सिर्फ ना ही इमरजेंसीज में भागना है, ना ही कोई उल्टी उल्टी दवाइयां खानी है, ना ही कोई सोशल मीडिया के, टिकटॉक के डॉक्टर्स के मशवरों में आना है। सिर्फ आपने ये करना है कि जब भी आपको पैनिक अटैक आए, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। गुस्से वाला जो सीन जब होता है, हाँ जी, वो पैनिक जिसकी अभी हमने सिम्टम की बात की ना। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ी सी टहलकदमी शुरू कर दें, कोई मुंह पे छींटे मार लें, कोई लंबे लंबे 1-2 मिनट के लिए सांस ले लें। ये जो इसका स्पैन है ना पैनिक अटैक का, ये सिर्फ 5-10 मिनट का ही होता है। हम एक एक्सरसाइज बता भी रहे हैं, मतलब एक ये कि आपने कहा सांस ले लो, पानी पी लो, ठीक है, ज्यादा पानी जी नहीं। इसमें देखें, अब मैं आसान सी जुबान में बताता हूँ। किसी शख्स को पैनिक अटैक आया, फर्ज करें हमें यहाँ पे किसी को बैठे हुए पैनिक अटैक आ गया। अब हम क्या करना चाहिए? अगर कोई शख्स को पैनिक अटैक आया, वो बैठा हुआ है, बैठे हुए पैनिक अटैक आया ना, अच्छा वो क्या करे, वो उठ के खड़ा हो जाए। अच्छा, जरा 2-4 कदम इधर उधर टहल ले जहां पे भी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर बंद जगह पे है तो अगर खुली जगह पे जा सकता है, कोशिश करे जरा खुली जगह पे चला जाए। कोई 1-2 लंबे लंबे सांस ले ले, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, और कुछ कर नहीं सकता तो मुंह पे 1-2 छींटे पानी के मार ले। अच्छा, ये करने से आपका जो पैनिक अटैक है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा बाय द वे, अगर ये कोई ना भी करे तो पैनिक अटैक का एक्सपैन होता है, उसने खत्म होना ही होता है। लेकिन इशू कहां पे आता है? इशू वहां पे आता है जब हम पैनिक अटैक की वजह से पैनिक हो जाते हैं। उसमें पैनिक अटैक नहीं इतना नुकसान करता, वो जो सोच है ना कि अब मैं बचूंगा भी कि नहीं, अब मुझे हो क्या रहा है, ये हार्ट अटैक है, ये फलाने गैस चढ़ गई है, ये हो गया, उसकी वजह से इंसान ज्यादा पैनिक हो जाता है। बस पैनिक नहीं होना, पैनिक अटैक से पैनिक ना हो, पैनिक अटैक आपको छोड़ देगा। वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने पैनिक अटैक के ऊपर बात की है और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करें। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी एक ज़बरदस्त सेगमेंट है जो कि आप ज़रूर देखें। हमने स्किन केयर के हिसाब से, एंटी एजिंग के हिसाब से बहुत सी टिप्स सुनी है, मास्क सुने हैं, कुछ ग़िज़ाएँ सुनी हैं, कुछ इलाज सुने हैं, और एंटी एजिंग के हिसाब से हमने जो डॉक्टर्स हैं, हमारे स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए या फिर हमारे प्लास्टिक सर्जन हो गए, उनसे हमने सुना है कि क्या क्या जो है इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। मगर आपने कभी सुना है एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस?
वैसे एक टाइम था जिसमें योगा में दिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि योगा में ऐसी एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज हैं फेस योगा में, जिससे आप अपनी जो है ना एज थोड़ी सी पीछे कर सकते हैं, अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने फेशियल फीचर्स जो हैं उसको थोड़ा सी चेंज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं योगा के ज़रिए, जैसे आपकी चिन हो गई एंड ऑल दैट यू नो। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी एंटी एजिंग जो स्किन है, आपका फेस है, आपकी हेल्थ है, वो किस तरह से बेहतर हो सकती है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ साहब, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आज हम एंटी एजिंग के ऊपर बात करें, जिसमें हम एक्सरसाइजेज हमें बताएंगे। तो क्या एक्सरसाइजेज भी काम करती हैं एंटी एजिंग के ऊपर? आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी एज 60-70 साल होती है, लेकिन वो अपने उम्र से 20-25 साल कम नज़र आ रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी एज कम होती है, 30-32 साल के लोग भी 50-60 साल जितने नज़र आ रहे होते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स किस तरह के हैं, ये मैटर करता है। इसके अलावा कुछ पोस्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पोस्चर भी हमारा एक मेन रोल प्ले करता है आपके एजिंग को एक्सेलरेट करने में और आपके एजिंग प्रोसेस को रोकने में। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है, एक बुज़ुर्ग आदमी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी उम्र बढ़ रही होती है, उसके जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो जिस्म के चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता उसके मस्कुलर डेवलपमेंट को उस तरह मुतासिर करते हैं कि जब जवान आदमी बिल्कुल सीधा था, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उनका ढलकना शुरू हो जाता है। जिस्म के कुछ मसल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी उम्र से जल्दी बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को यंग कर सकती हैं, आपके पोस्चर को यंग कर सकती हैं, आपके स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकती हैं। और ये रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी ओवरऑल एज को रिवर्स कर सकती हैं। Really? और ये खाली आपकी फिजिकल अपीयरेंस वाइज एज नहीं आपकी जो है ना रिवर्स होती है, ये सेलुलर लेवल पे आपकी एज रिवर्स होती है। जो एज के मार्कर्स होते हैं उसमें बाकायदा तौर पे रिवर्सल आ जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ये वाली एक्सरसाइजेज करते हैं। इसके अलावा फिर जो फेशियल एक्सरसाइजेज हैं उसका एक अलग रोल है कि आपकी डबल चिन है, उसकी अलग एक्सरसाइजेज है, आपके स्किन के अंदर रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स को करने के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं। साथ कुछ डाइटरी चेंजेस होती हैं जो कि इन एक्सरसाइजेज के अगर साथ मिल जाती हैं, लाइफस्टाइल की कुछ एक्टिविटीज़ ऐड हो जाती हैं, आप अपनी एज से जवान नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम एजिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेज हो रही है और कई लोग तो इस तरह के हैं कि जिनकी उम्र बाकायदा तौर पे 50-50, 60-60 साल है और वो उनके जो एज के सारे मार्कर्स हैं वो 18-19 साल की उम्र के। मेरी 10 साल की बेटी है फरहान ना, तो उसने अभी पता नहीं उसको क्योंकि थोड़ा सा वेट लॉस करने के ऊपर वो पागल हुई थी, उसने कुछ वीडियोस देखी, कुछ चीज़ें देखी, उसने बड़ी सर्च, आपको पता है चैट जीपीटी जो है, चैट चाचा जी है मैं उसको कहती हूँ, तो उसने अभी अपनी ना ये जॉ लाइन बनाई है और इतनी खूबसूरत उसकी जॉ लाइन निकली 10 साल की बच्ची की। तो मैं उसको देख के कही थी कि ऐसी जॉ मेरी नहीं है, सारी ज़िंदगी मैंने इंडस्ट्री में काम किया तो अपनी जॉ लाइन पे काम नहीं किया, तो इतनी सी बच्चियाँ ये कर रही हैं, सोचें। तो ये हमें अभी तक मतलब जो ये चीज़ें हम इससे जो पीछे हैं, ये जेनजी और ये जो बाकी हमारी पीछे जो नस्ल है, तो ये हमें ज़रा सिखाएं सब कुछ कि हम अपने आप को कैसे, जो फेस फीचर्स हैं हमारी, ये जो जॉ लाइंस है, इसको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के ज़रिए, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलें, सबसे पहले हम फेशियल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि आपने, अब ये एक्सरसाइज देखने में तो वियर्ड लगती हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़रूरी हैं। ये वो वाली एक्सरसाइज है आपने अकेले में करना है, किसी भी जगह आप घर में बैठ के कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी कमर को सीधा रखना है और सबसे पहले हमारी जो मुंह पे ब्लड फ्लो जा रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए आपने अपनी गर्दन को ऐसे साइड पे करना है, इधर ऐसे रोक के रखना है, 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। इससे आपके ये वाले मसल में स्ट्रेच आ रहा है, इधर 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर दूसरी तरफ 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे। अच्छा, ये वाला खींचना है, जोर से खींचना है, प्रेशर नहीं डालना, बस बिल्कुल सर के वजन पे ही इसको खींचने देना है। सारा दिन लगातार बैठने की वजह से ना हमारी ये वाले मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज आगे रहते हैं और बाकायदा तौर पे आपकी डबल चिन आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रेच दोनों साइड्स पे की। इसके बाद आपने क्या करना है, दर्द भी निकलना है इससे? हाँ, दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव आए। अच्छा, मुझे दर्द हो रही है। हाँ, आपके ऑलरेडी शोल्डर ज़्यादा खींच रही है, आप उतना लेके जाएं जितना दर्द ना हो, सिर्फ खिंचाव रहे। अगर आप ज़्यादा ओवरडू करेंगे तो खिंचाव आएगा। ओके, खींचू नहीं है, खींचे नहीं, प्रेशर नहीं देना। ठीक है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने होंठों को इस तरह करना है, ये ओके, इस तरह करना है। अब करना किस तरह है कि आपने अपने चेहरे को ऊपर करना है, ऊपर देखना है। अब इस पोजीशन में अपने होंठों को बंद करना है,
मैं बार बार कह रहा हूँ ये अकेले में करना है, बच्चों के सामने नहीं करना, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तो बिल्कुल अकेले में हमने करनी है एक्सरसाइज। दोनों होठों को अंदर की तरफ फोल्ड करके मुंह ऊपर टाइट करके, है ना? जी, मुंह पर टाइट करके, और आपने लिप्स को ऐसे ये दांतों के अंदर दबाना, दोनों होंठों को ना। अच्छा। ये। इसके बाद ये भी आपने 50 के दफ़ा मैक्सिमम एक्टिविटी करनी सारे दिन के अंदर। अब जब आपको टाइम मिल रहा है आप कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ की ब्रेक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, मगर हम पहले जो फेशियल फीचर्स है ना उसको एनहांस करने की एक्सरसाइज ही आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम जो एक्सरसाइजेज हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो फेशियल एक्सरसाइजेज होते हैं जिससे आपके फीचर्स इन्हांस होते हैं, और ये एंटी एजिंग है, तो वो एक्सरसाइजेज हम डॉक्टर सलमान से पूछते हैं। जी। अच्छा, क्रीमों पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो बाहर से आपको वक्ती तौर पे इफेक्ट देती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है कि आपके अंदर के मसल्स, क्योंकि ये जो ब्यूटी है ये इनसाइड आउट होती है। ये जो आपके फीचर्स हैं ये इनसाइड आउट होते हैं कि अंदर से आपके मसल्स बेहतर हैं, ब्लड फ्लो बेहतर है, तो आपके सारे मामला बेहतर रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने मुंह को ऐसे ऊपर करना है, ये पाउट फेस बनाना है, ये अब चेहरा ऊपर रखना है, इधर खुद को रोक के रखना है। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी जॉलाइन इनहांस होगी, दूसरे नंबर पे आपके जो फेस का जो पफीनेस है वो कम होगी अगर आप डेली बेस पे इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसके बाद कई लोगों में डबल चिन आ जाती है, नीचे ये वाले मसल लूज हो जाते हैं, सैगी हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से डबल चिन नहीं आएगी। देखने में आसान लग रहा है कि आपने मसल टाइट होंगे या स्किन टाइट होगी? स्किन टाइट होगी, स्किन बाकायदा तौर पे टाइट होगी इस एक्सरसाइज से। इस तरह आपने मुंह चेहरा ऊपर करके कितनी देर तक रखना है? 30-30 सेकंड के लिए दिन में 2 से 3 बार करें। ओके। इसके बाद आपने इसी तरह फेस को इस तरह बनाना है। अब इसको सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है। ये मुश्किल है। 10 सर्कल एक साइड पे, फिर 10 सर्कल दूसरी साइड पे। इजी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ शीशे के सामने करें, अकेले करें, किसी के सामने नहीं करें। हाँ, हंसना है तो खुद पे हंसे। हाँ। इसके बाद लास्ट जो आप लोग क्यों हंस रहे हैं? बुरी बात है, गलत बात है, सब हंस रहे देखें आप पे। लास्ट एक्सरसाइज जो है इसके अंदर आपने अपनी जुबान से अपने ये जो होंठ है इसको प्रेस करना है, बाहर की तरफ प्रेस करना है इस तरह। मतलब मंकी फेस बनाना है। हाँ, मंकी फेस बनाना है। इसको प्रेस करके रोक के रखेंगे, और ये भी आपने 30-30 सेकंड के लिए 2 से 3 दफा करना है। इससे क्या होगा? अच्छा, जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ये आपके ओरियोफ्रेंजियल मसल जो यहाँ वाले टिश्यूज हैं उसको टाइट करते हैं, उसको टोन अप करते हैं। अच्छा। तो आपने ये वाली एक्सरसाइज बस जुबान से इसको प्रेस करना है, और अगर आपके ये वाले मसल वीक होंगे ना, आप रात को लेटेंगे आपको खराटे आएंगे। ये एक्सरसाइज आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के अलावा आपके खराटों वाला मसला भी हल करती है। अच्छा। बिल्कुल, आपने अपनी जुबान से इस पैलेट को पुश करना है, इधर रोक के रखना है। जब आप पहली दफा करेंगे, जैसे 10-20 सेकंड से ऊपर टाइम होता रहेगा, आपको इधर प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टंग मसल मेन रोल प्ले करते हैं आपके इधर के टिश्यूज की टाइटनेस में। अच्छा। इसके बाद लास्ट जो आपने फेस के लिए काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने हाथों से अपने सारे चेहरे को टैप कर लेना है, सारे चेहरे को टैप करना है, क्योंकि इसमें हमारे चेहरे पे बचपन में किसी ने पिटाई नहीं की, मैं अपनी खुद की कुटाई करना शुरू हुई। ये तो अपने आप को मारने वाली बात है। ये लिम्फ नोड्स होते हैं, वो ड्रेन होते हैं, लेकिन जब आप ये करेंगे ना, आप फील करेंगे कि आपको बाकायदा तौर पे चेहरा आपका एक्टिव, आपको फ्रेश लगेगा, मूड आपका बेहतर लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की बेहतर होगी। बस तो फिर ये एक्सरसाइज जब आप करें तो आप ये दिमाग में रखें, आप ये बोलते रहें साथ साथ अपने आप को मारते हुए कि जो जो मैंने किसी के साथ बुरा किया है आज मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, मैं खुद को अपने आप को खुद को सज़ा दे रहा हूँ। लास्ट एक और मुझे फेशियल में बता दीजिएगा, जो लाफ लाइंस आ जाती हैं, जो आंख के नीचे झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसको भी रोकने के लिए एक्सरसाइजेस? जी, यही वाली एक्सरसाइजेज हैं। असल में होता ये है कि हमारा एक तो कोलेजन जिस्म में कम हो रहा होता है, हमारी कोलेजन की इनटेक कम होती है, वो हमने अपने डाइट के थ्रू बढ़ानी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे चेहरे पे ब्लड फ्लो कम हो रहा होता है, यानी कि हम बैठे हैं, हमारा लगातार इस तरह बैठे हैं, ये वाले मसल इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, यहाँ आपकी फिर डबल चिन बन जाती है, सर की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के स्किन में रिंकल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से ये वो वाली मूवमेंट है, सारे दिन में आप कहाँ इस तरह होंठ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते नहीं। ये हम अपने एक्सप्रेशन को एग्जैजरेट करके कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे चेहरे में ब्लड फ्लो बढ़ता है और सारे चेहरे की टाइटनेस आती है। जिस तरह आप जिम जाते हैं, अपने मसल बनाते हैं, कुछ दिन करते हैं मसल बन जाते हैं, वैसे फेस को आप ट्रेन करते हैं,
इसके मसल्स भी आपके बेहतरी की तरफ आते हैं। और कोई फिजिकल ऐसी एक्सरसाइजेज हैं एंटी एजिंग के हिसाब से तो प्लीज लेट अस नो। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइजेज थी जिनका डायरेक्ट रोल था कि आपकी फेशियल अपीयरेंस को बेहतर बनाए। Perfect. अब कुछ फिजिकली आपके जिस्म के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका पोस्चर स्लाउच रहता है, बढ़ती उम्र के साथ आपकी एजिंग के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं जो कि आपके पोस्चर को ख़राब कर देती हैं। अब ये जो एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज हैं ये आपने डेली बेस पे करनी है और कुल मिला के आपको हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है, मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ, आपने क्या करना है, अपने पाँव ऐसे खोलने, इस पोजीशन पे ऐसे बैठना है ये। अच्छा, अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करना है, इससे आपके जो अडक्टर मसल्स हैं इसमें स्ट्रेचिंग आएगी। इधर आपने ऐसे रोक के रखना है। अब इधर के बाद आपने क्या करना है कि एक हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये मुश्किल है, 30 सेकंड के लिए रोकना है, हाँ, फिर यही 30 सेकंड के लिए रोकना है। ये एक्सरसाइज जिसको हर जगह दर्द है वो कर सकता है, देखने में मुश्किल है लेकिन हर जगह कहीं पे भी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, घुटने में दर्द कर सकते हैं। लेकिन है उसके ये अंदर आप वैसे, चेंज क्या करेंगे, अगर आप नीचे नहीं जा सकते इतना चले जाएं, लेकिन ये लाजमी लेवल करें। तक हो जाएगा सबसे। इससे आपकी सारी रिब केज के मसल्स एक्टिव होते हैं, आपके अंदर के मसल्स एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका पोस्चर का ये वाला हिस्सा है ये वाला बेहतरी की तरफ आता है। और बढ़ती उम्र के साथ जो सांस के मसाइल आते हैं, ये वाली एक्सरसाइज आपके रिब के मसल्स को ओपन करती है, वो आपको लंग्स का इशू की। सलमान भाई एक बार और दिखा दें। आपने इस तरह पाँव खोल लें, पाँव जो आपने कहा है ना, घुटने और खोल लें, बस इतने काफी, जितने आप मैक्सिमम आराम से खोल सके कि बेंड होना आसान। अच्छा, ठीक। ज्यादा खोलेंगे बेंड ही नहीं हुआ जाएगा, उतने खोलें जिसमें बेंड होना आसान हो। कोहनियां इधर रखें, बाहर की तरफ प्रेस। अब एक साइड पे ये 30 सेकंड रोक के रखना है, फिर दूसरी साइड पे ऐसे 30 सेकंड रोक के रखना है। अच्छा, रोजाना ये वाला काम करना है। और कितने स्टेप्स? बस 2 दफा 30-30 सेकंड, 1 मिनट की एक्सरसाइज है बस, ठीक है। इसके बाद आपने इसी तरह पाँव खोलने हैं, कमर को पीछे की तरफ लेके जाना है, हाथ इधर रखने, ये इधर आपने खुद को 1 मिनट के लिए रोक के रखना है। देखने में आसान लग रही, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा इससे आपकी कमर का जोर, हिप का जोर, टांगों का जोर लग रहा होता है। कभी भी आपको कमर दर्द नहीं होगी अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आम एज में, मतलब ये यंग बंदा तो कर लेगा, थोड़ा सा बड़ा भी वो एज बड़ा भी करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस आपने बनानी है। फर्ज करें मैं 1 मिनट नहीं कर सकता, मैं 10 सेकंड करता हूँ, थक जाता हूँ, मैं रुकूंगा, सांस लूंगा, बैठूंगा, फिर दोबारा से करूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होल्ड बढ़ाना है अपना, फिर आस्ता आस्ता होल्ड आप बढ़ाना शुरू करना। अच्छा, और इससे क्या क्या फायदे हैं? इससे आपके हिप के मसल, घुटनों के मसल, कमर के मसल एक्टिव होते हैं, सॉलिड होते हैं, हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोपोरोसिस का मसला आपके साथ नहीं होता। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है हमारा बैलेंस खराब होता है, इम्बैलेंस होकर गिरने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और बढ़ती उम्र में अगर आपको हिप और रिस्ट फ्रैक्चर हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है मसले मामला बढ़ते और लाइफ लाइंस भी बहुत पेन हो जाती है, रिस्की है आपके लिए। यस, exactly. इससे बचने के लिए ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं सिंगल लेग RDL। आपने इस तरह टांग एक फोल्ड करनी है, बेंड करनी है, एक टांग उठानी है। अच्छा, अब अगर आप अकेले नहीं कर सकते, वर्जिश स्टार्ट है, गिरने का खतरा है, कुर्सी रख लें, आराम से एहतियात से करें। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपके लिए आसान हो जाएगा। इधर करेंगे, हिप को पीछे निकालेंगे, जिस तरह आप रुकू में जाते हैं, हिप को ऐसे पीछे निकाल लेंगे, एक टांग से। आपने एक टांग दूसरी भी बैंड की भी है? दूसरी बैंड है, और दोनों हाथों को ऐसे जमीन के साथ टच करना है, फिर वापस आना है। अच्छा, फिर दोबारा टच करना है, फिर वापस आना है। आपको इस एक्सरसाइज की अगर प्रैक्टिस हो जाती है, कभी भी आपको चुक नहीं पड़ेगी। चुक पड़ जाती है ना, कभी भी आप इम्बैलेंस होकर गिरेंगे नहीं, आपके नी, एंकल, हिप जॉइंट में कभी पेन नहीं निकलेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस आपकी अगर किसी की डिस्क ऑलरेडी हिली हुई है वो एहतियात से करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा। अगर किसी की डिस्क हिली है वो हल्का सा झुकेगा, उसे दर्द होगी। तो ये तो फिर जो आपने पिछली 2 फिजिकल एक्सरसाइज बताई है, डिस्क जिसकी हिली है वो वाली वो कर सकता है, वो उसके लिए ये नहीं कर सकता। ये आपने 30 सेकंड के लिए एक लेग में करना है, 30 सेकंड के लिए दूसरी लेग में करना है। और अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, पास कुर्सी रख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप ये आराम से बगैर बैलेंस खराब किए आप आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। और कोई ऐसी एक्सरसाइज? अच्छा, 2 एक्सरसाइज और हैं। अब उसके लिए मैं ज़मीन पे इधर लेट रहा हूँ, ज़मीन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, मगर हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक, ठीक है? बेहतरीन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, देखिएगा ज़रूर। वेलकम बैक। हम लोग एंटी एजिंग के ऊपर एक्सरसाइजेज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारे पास सलमान साहब हैं। कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती थी कि द वे वी टेक कॉफ़ी, हम जो कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, तो कुछ मैं वीडियोस देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कॉफ़ी जो है वो, क्योंकि
ड्राई कर देती है आपको, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेट कर देती है अगर आप ज़्यादा इनटेक ऑफ कॉफ़ी अपनी बॉडी को दें, तो फिर उसमें आपको जो एजिंग है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो इज़ दैट ट्रू? जी, अगर तो आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से और ज़्यादा मिकदार में अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। इसका हल ये है कि अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो कॉफ़ी का मतलब है ब्लैक कॉफ़ी जो रा फॉर्म में आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपने कॉफ़ी पानी उसको पका के उसको इस्तेमाल किया, इसको कॉफ़ी कहते हैं। अगर हम इसके अंदर वो चीज़ ऐड कर लेंगे कि आप बाकायदा तौर पे इसके अंदर मीठे चीनी की भी 2-3 चम्मच डाल रहे हैं, फिर क्रीम डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर दूध डाल रहे हैं, तो ये कॉफ़ी नहीं है, ये नुकसानदेह होती है क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकेशन आपके जिस्म में बढ़ती है और आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और दिक्कत आती है। कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त एक, अगर इसे सुपर फूड कहा जाए तो कम नहीं होगा, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कॉफ़ी लेने का तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आप 2 कप कॉफ़ी पीते हैं ना, फ़र्ज़ करें, तो आपने सोने से 10 घंटे से पहले तक कॉफ़ी पी ली हो, इसके बाद आपने कॉफ़ी नहीं पीनी। ग्रेट। 12 बजे सोते हैं तो 2 बजे तक ले लें, 10 बजे सोते हैं तो आखिरी 1 बजे तक ले लें, हाँ। सुबह ले लें और एक 12-1 बजे तक और ले लें। लेकिन कॉफ़ी कोशिश करें फीकी पिएं, चीनी के बगैर और पिएं, ब्लैक पिएं, और इसके अलावा पानी की मिकदार बस ज़्यादा रखें। ओके ग्रेट, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। डिहाइड्रेट ठीक है जी, मैट लाइएगा बेटा, लगा दीजिएगा। आजा 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 भैया, क्या हाल है आपके? ठीक है, नाम तो बताएं। मिर्ज़ा, क्या बात है मिर्ज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इधर सही है, थोड़ा पीछे कर दें मिर्ज़ा भाई, सेंटर में और थोड़ा पीछे, ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा जी सलमान भाई, क्या हम बताने लगे? अभी हमने फिजिकल 3 एक्सरसाइज सीखी हैं और 2 नीचे लेट के करने वाली हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपके कंधे झुक जाते हैं, इस तरह नीचे की तरफ रहते हैं, कमर के पट्टे अकड़ जाते हैं और बड़ी उम्र में फिर आपको चुक पड़ना, इस तरह के मामलात रहते हैं, तो ये आपकी अपीयरेंस को बेहतर करेगा क्योंकि जब आपके चेस्ट के मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग नहीं होगी, ये स्लाउच रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिस्क डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगी, आपका पोस्चर ख़राब रहेगा। तो अगर आप अपनी एज को रिवर्स करना चाहते हैं, बड़ी ही बेहतरीन एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। आपने इस तरह उल्टा लेट जाना है, इस तरह। अब आपने सामने नहीं देखना, नीचे देखना है और थोड़ा सा पीछे हो जाना है, यानी कि अपने चेहरे को ज़मीन से उठाना है। अब इस पोजीशन पे आपके बाजू इधर होने चाहिए। ये अब आपने इधर बाजू इधर रखे हैं, पीछे से आप टांगे अकड़ा के थोड़ी सी टांगे उठाएंगे। अच्छा, बटरफ्लाई थोड़ा ऊपर है, इधर रोक के रखेंगे, लेकिन इधर मेन रोल प्ले करेगा आपका चेहरा। अगर तो चेहरा सामने है या ढीला है तो गलत है, चेहरा नीचे होना चाहिए, नज़र सामने होनी चाहिए और थोड़ा पीछे होकर रहना है। इधर इधर आपने खुद को रोक के रखना है और ये भी आपने 1 मिनट के लिए एक्टिविटी करनी है। अच्छा, जहां आप थक जाते हैं नीचे हो जाएं, फिर सांस लेके फिर दोबारा करें। इस एक्टिविटी को करने से आपकी सारी कमर के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, हिप के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। हिप के मसल अगर आप कमज़ोर होंगे आपके, तो आपके गिरने के चांसेस, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो आप अज्यूम करें, अब ये वाली मूवमेंट मैं खड़े होकर कर रहा हूँ, इधर ऐसे, सारे दिन के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है हमारी कमर इस तरह रहे। अब हमारा लाइफस्टाइल इस तरह हो गया कि हम आगे की तरफ झुके रहते हैं, जिससे ये वाले मसल टाइट रहते हैं, पीछे के मसल कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे ज़मीन पे, आपके सारे पीछे के मसल मजबूत होंगे, सामने के मसल रिलैक्स रहेंगे। इसको हम सुपरमैन पोज कह सकते हैं। सुपरमैन पोज इसे कह सकते हैं, लेकिन सुपरमैन में हाथ इधर होते हैं, इसके अंदर हाथ इधर होंगे ताकि शोल्डर ब्लेड के मसल भी एक्टिवेट हों साथ। ओह वाओ। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जो हम बॉडी के सारे मसल्स जब यूज़ नहीं करते तब हमें मसले शुरू होते हैं ना, बिकॉज हमारे यूज़ हो भी नहीं रहे होते, रोज़मर्रा के काम अगर चीज़ें हैं उसमें कहाँ यूज़ होते हैं। हाँ, इसलिए एक टर्म यूज़ की जाती है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर हम मसल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। और ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये जितनी भी दर्दें हैं आपकी जिस्मानी, ये कहीं ना कहीं आपके जिस्म के पट्ठों को इस्तेमाल ना करने की वजह से। पहले ज़मानों में चलना बहुत होता था तो उन्हें इतने मसले नहीं होते थे। अभी भी कश्मीर वाली साइड पे, हुंजा वाली साइड पे बीबियाँ पहाड़ चढ़ती हैं, उन्हें घुटनों के मसले नहीं होते। हमारे इधर मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर 30 साल के लड़के के घुटने ख़राब हैं। और पहले ज़माने में ऊँट पे लोग सवारियाँ करते थे, कूच करते थे, एक शहर से दूसरे शहर, 6-6 दिन, महीना लग जाता था आते जाते। औरतें भी बैठती थी, बच्चे बैठते थे, पानी लेने जाना, लेके आना, बड़ा काम था। रेगिस्तानों से गुजरते थे। आज आप ऊँट पे किसी औरत को या मर्द को बिठा दें तो उसकी तो ये सारी डिस्कें हिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। इसलिए जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जिस्म को तो हम बीमार ही रहेंगे। अल्लाह ने बनाया है इस्तेमाल के लिए। मसल सारे एक्टिव करने, एक्टिव होंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, जवान रहेंगे। जवान रहेंगे। अब क्या बता रहे हैं? अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इस पोजीशन पे लेटना है, ऐसे हाथ इधर होना चाहिए, सर ऊपर ना हो, हाथ इस तरह हो। अब आपने करना ये है कि नीचे वाली टांग को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऊपर वाली टांग को कड़ा के रखना है और इधर से आपने ऐसे उठाना है। अच्छा, उठाने के बाद मेक श्योर करना है कि आपके पाँव का मुँह नीचे की तरफ हो। अब इसका क्या फ़ायदा होगा
कि सारे दिन के अंदर ये वाली मूवमेंट आप नहीं कर रहे होते, इससे हमारे हिप के मसल्स मजबूत होंगे, जिनको आप अबडक्टर मसल्स कहते हैं। वो जब मजबूत होंगे तो गिर के फ्रैक्चर होने का चांस कम हो जाएगा। बढ़ती उम्र में आपको हिप आर्थराइटिस होता है, वो हिप आर्थराइटिस आपको नहीं होगा। आप पाँव ज़मीन पे लगा के उठा रहे हैं, लगा के उठा रहे हैं, लेकिन पूरा वजन नहीं, ध्यान से नहीं लगा रहा, कंट्रोल के अंदर बस टच करके वापस ऊपर आ रहा हूँ। पाँव का मुंह सीधा ना हो, नीचे की तरफ हो, बिल्कुल आराम से आप करेंगे। और आपने ये 30 बार अपनी राइट साइड पे करना है, 30 बार लेफ्ट साइड पे करना है। लेकिन जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि ये वाला मसला आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। बाकायदा तौर पे आपको जोर लगेगा, फटीग होगी और खलियां भी पड़ सकती हैं इस जगह पे। लेकिन जैसे जैसे अब जवान रहने के लिए कुछ कुर्बानी देनी चाहिए आपको, तो जैसे जैसे आप करेंगे जिस्म आदी होगा, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये वर्जिश रोजाना करने से घुटने की दर्द में फायदा रहेगा, हिप की पेन में फायदा रहेगा। और आप देखें जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे, जो आप खड़े होकर थक जाते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता, ज्यादा देर चला नहीं रह जाता। जब किसी लाइन पे या मॉल पे खड़े होते हैं तो कभी एक साइड पे टांग वजन शिफ्ट कर रहे हैं, कभी दूसरी साइड पे वजन शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि आपको लगातार पाँव पे वजन डालने की आदत रहेगी। अब सीधे आप इरेक्ट पोस्चर में खड़े रह सकेंगे। अच्छा, और फिर ये जो रनिंग वगैरह है ये भी काम होती है, मतलब आती है ये एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस में? रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रनिंग के साथ ना काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि वो लोग जो एक्टिव हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज की आदत है, जिनको डेली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए रनिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो जब भागते हुए अपने पाँव की प्लेसमेंट उनकी सीधी होती है। लेकिन जिन लोगों को एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं करते, उनका ब्रेन के साथ मसल का कनेक्शन ही नहीं बेहतर। एक पाँव सीधा पड़ेगा, अगला पाँव इधर पड़ेगा, अगला पाँव इधर पड़ेगा, उन्हें पता ही नहीं हो रहा, वो ऐसे वॉक कर रहे हैं जिस तरह मर्जी पाँव चल रहे हो। अगर आप पार्क में जाए ना वॉक करते हुए, किसी के पाँव को देखें, कई के पाँव सिमेट्रिकल जाएंगे, एक का पाँव एक सीधा एक अंदर की तरफ है, एक का इधर को है, इधर को है, तो वो उनका चलने का बैलेंस नहीं बेहतर होता। तो हम इसमें ये एडवाइस करते हैं कि आप वो उसकी जगह जॉगिंग की जगह, रनिंग की जगह ब्रिस्क वॉक करें। अच्छा। रनिंग आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर ज़्यादा डालती है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग एक्टिव इंडिविजुअल है सिर्फ उनके लिए, जिनको एक्सरसाइजेस की आदत है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी एक ब्रेक लेनी है, मगर आप हमारे साथ ही हैं, क्योंकि कुछ एंटी एजिंग की ऐसी बातें हैं जो समझानी है। जिस तरीके की बातें आप करें, हम थोड़ा सा और इस पर बात करें। प्लीज़ बैठिएगा, ब्रेक के बाद सलमान साहब से और बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम मसल्स को यूज़ नहीं करते, तो जब मसल्स को यूज़ करेंगे तो हमारी एज जो है हम अपनी उस एज से कम लगेंगे, ठीक है ना? हमें कब ये एक्सरसाइजेज शुरू करनी चाहिए जो हमारे एंटी एजिंग के लिए हैं? जैसे आपकी उम्र 30+ हो जाती है, आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो लोग जिन्होंने कभी वर्जिशें की नहीं, वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता वॉक वगैरह के साथ इन एक्सरसाइजेस को अब से शुरू कर लें। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र, जिन्होंने कभी भी नहीं वर्जिश की, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, 65 साल हो गई है, ज़िंदगी के किसी मौके पे अब इसको स्टार्ट देना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मसले बढ़ने ही बढ़ने हैं बढ़ती उम्र के साथ। इसलिए आपके लिए गो के पहला एक आधा हफ्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन के अंदर शामिल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका मूड बदलना शुरू हो जाएगा, आप में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, आप खुद को फ्रेश और एक्टिव फील करेंगे। नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये डाउनफॉल ही रहना है। कोई ऐसी चीज़ हम कर नहीं रहे, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी खुराक ऐसी है, तो इसका हल ये है कि स्टार्ट लें। सिर्फ 5 एक्सरसाइजेज हैं, 5 मिनट लगते हैं। इसके साथ सुबह शाम आप वॉक लाजमी करें, चलना फिरना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। घर से बाहर जाते हैं, बजाय कि आप बाइक निकालें या गाड़ी में जाएं, पैदल जाने की आदत डालें। मस्जिद अगर आप 5 टाइम जा रहे हैं तो कोशिश करें पैदल जाएं, और दूर वाली थोड़ी सी मस्जिद सेलेक्ट करें ताकि आपको चलना पड़े थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मूवमेंट को लेके आएंगे, मूवमेंट आएगी तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेहतर रहेगी, आपकी लॉन्गेविटी बेहतर रहेगी, आपकी वेलनेस बेहतर रहेगी, क्योंकि मूवमेंट ही मेडिसिन है। अच्छा, हम तो इस तरह के लोग हो गए ना कि हमने अपने घर पे भी ऐसे ऐसे स्टाफ रखे हुए हैं कि हमें उठ के पानी पीना, बर्तन धोना, अपना खाना खाया हुआ जो अपने बर्तन की प्लेट होती है, अगर वो हमें धोनी पड़ जाए तो हम कहते हैं भाई हमने इनको क्यों रखा है, हम इनको किस चीज़ के पैसे देते हैं। दिमाग में ये चीज़ें घुसाई हुई हमने, तो हम अपना काम भी नहीं करते। ऐसे ही मैं दूसरे पहलू से तो बात ही नहीं करती, मतलब मैं इस बात पे बात ही नहीं करी कि हम दूसरे, जिस इंसान को हमने हायर किया होता है, हम उसको अपना ऐसा गुलाम समझते हैं कि हमें लगता है ये हमारा नस्ली गुलाम है। सारी ज़िंदगी जितनी भी जो हम एक लिमिटेड तनख्वाह उनको दे रहे हैं, सारी ज़िंदगी इस पैसों पे हमारी खिदमत करेगा, चापलूसी करेगा ये हमारी। तो हम उसके ना बिल्कुल ऐसे मोहताज से हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा ये काम करो, रज़ाई उतारनी है तुम उतारो, ये ऊपर चढ़ के पंखे की सफाई करनी है तुम करो, गाड़ी धोनी है तुम। हर किस्म के काम के लिए ठीक है हर कोई स्टाफ है, मगर कभी आप खुद भी तो एक्टिव हो सकते हैं, आप खुद भी तो कर सकते हैं।
अपने कभी गलियों को साफ कर सकते हैं, कभी डस्टिंग कर सकते हैं, कभी कोई झाड़ू लगा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। बिल्कुल व्हाई नॉट ऐसे। यू कैन डू ऑल दैट। बिल्कुल ऐसे। डायलीमा यही है कि हम लोग करते ये हैं कि हमने एक तो हम वर्जिश कोई नहीं करते, हाँ। अपने ऊपर टाइम अपना नहीं लगाते। उसके बाद ये जो हमने हमारे काफ़ी ज़्यादा मददगार लोग आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं। अब या तो आप प्रॉपर जिम जाएं, एक्सरसाइजेस कर रहे हों, आपको पसीना आए सारे दिन के अंदर, आपको दिन में एक से दो बार पसीना निकालने की वजह से नहाना पड़े, इसका मतलब है कि हम अपने जिस्म को एक्टिव रख रहे हैं। अब चाहे आप अपना काम किसी से करवा लें, अब आपके ऊपर हक है। लेकिन अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपका लाइफस्टाइल ये है सुबह ऑफिस जाना, रात को घर आना, उसके बाद बिल्कुल आराम से बैठा, फिर आपके लिए अब ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हमारे जिस्म का भी हम पे हक है, हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। घर में कोई रॉड इंस्टॉल करें। अब फिर अगर आप एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर नहीं ना टाइम निकाल रहे, फिर आपको वर्जिश करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए बहाना ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप मोबाइल पर अलार्म लगा के रखें, हर घंटे के बाद 2 मिनट की वॉक करें। हम 16 घंटे जागते हैं तो 32 मिनट की वॉक हमारी इधर बन जाएगी। घर के अंदर किचन के पास आपको रॉड इंस्टॉल करें, चिनिंग बार जिसको कहते हैं, आते जाते उस पर लटकें। दिन में 10-12 दफ़ा लटकेंगे तो जो आपका पोस्चर का खराब पोस्चर है, स्लाउच पोस्चर है, वो बेहतरी की तरफ अच्छा रहेगा। सुना हैंगिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, इज दैट ट्रू? मतलब उससे क्या होता है जब हम लटकते हैं, और किस एज से किस एज तक लटक सकते हैं और उसके बाद नहीं लटक सकते? एक सारा प्रोसेस बताओ। हैंगिंग जो है ये बेस्ट एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। ओके। अगर आपकी हाथ की ग्रिप मजबूत है तो आपकी उम्र की जो सेहतमंद उम्र के साल 6 बढ़ जाते हैं। जैसा कहते हैं ना स्मोकिंग करने से आपकी इतनी जिंदगी कम हो जाती है। हाँ। अगर आपके ग्रिप की स्ट्रेंथ मजबूत है तो आपकी जो हेल्दी एज है वो 6 साल बढ़ जाती है, यानी कि आप 6 साल मजीद सेहतमंद रहेंगे। इसलिए लटकने से आपका ब्रेन का मसल के साथ कनेक्शन बेहतर होता है, न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन बेहतर होता है। इसके अलावा आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का भी बेहतरीन इंडिकेटर है। तो ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पहले ज़माने में हमें वज़न उठाना पड़ता था, चलना पड़ता था, लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए हमें वॉक करनी पड़ती थी चीज़ें उठा के। अब हमारा वो चीज़ें कम हो गई हैं। इसके लिए 2 बेहतरीन एक्सरसाइज है। एक तो लटकना, जब हम लटकते हैं हमारा टाइमिंग भी बताया नहीं आपने। अच्छा, लटकने की। ये अब वेरी करती है। किसी को आदत है, किसी की ग्रिप मजबूत है, वजन कम है, वो लंबे टाइम तक लटक सकता है। किसी का वजन ज्यादा है, वो 2-3 सेकंड लटकेगा फिर छूट जाएगा। लेकिन ये है भी एंटी-एजिंग है। ये बेहतरीन एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। आप डेली बेस पे करेंगे, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पोस्चर भी बेहतर रहेगा, जिस्म एक्टिव रहेगा, पट्टे मजबूत रहेंगे। और जिनको फ्यूचर कभी फ्रोजन शोल्डर का मसला, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, सारा दिन रीढ़ की हड्डी आपको दबा रही है, ग्रेविटी खींच रही है, आपका कंप्रेशन है सारी रीढ़ की हड्डी में, लेकिन जब आप लटकते हैं ये डीकंप्रेस होती है स्पाइन। आपकी सारी स्पाइन खुलती है। लटकने से कितनी होती है डिस्टेंस, उसका कितना खुलता है? अच्छा नहीं, डीकंप्रेस होती है, यानी कि आपके वजन के बराबर है ना। वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा खुलेगा, कम होगा तो कम खुलेगा, लेकिन होगा ये कि प्रेशर कम होगा आपके वर्टिब्रास पे। आपके शोल्डर ज्वाइंट ओपन होंगे, आपके एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट ओपन होंगे, जिसकी वजह से कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला नहीं होगा। तो जिन लोगों की एज ज्यादा है या वो लोग जो दफ्तर में काम करते हैं, उन्हें हम ये एडवाइस करते हैं कि जी आप अपने या तो ऑफिस में या वर्क प्लेस पे कोई लटकने वाली चीज लगाएं, आते जाते उस पर लटकें, हर घंटे के बाद लटकें। मतलब घर में हर एक को एक रॉड जो है ना वो फिट करनी चाहिए। जिस तरीके से पर्दों के लिए रॉड आती है ना, उसी तरीके से अपने कोई दीवार में उसको जब घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कुछ भी है तो वहाँ लगवा लें। बच्चों के लिए भी अच्छा है, कोई आपका बाग है, गार्डन है तो वहाँ पे भी लगा लें। वरना अगर कोई आपका दरख्त है ऐसा जिसकी आपको लगती है टहनी, तो उसके ऊपर कोई रबड़ फिट करवा के, है ना, उसके ऊपर नहीं, अब चिनिंग बार मिल जाते हैं प्रॉपर ना। अच्छा, आप घर में दीवार के साथ फिट करवा सकते हैं आराम से। अच्छा, असमत की कॉल है असमत को हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असमत, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं असमत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? अच्छा असमत, क्या पूछना चाहेंगे? आज हम एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस करवा रहे मैडम थे। मेरी आंखों के नीचे ना झुर्रियां बहुत है ना। क्या एज है आपकी? झुर्रियां नहीं, एज उम्र क्या है आपकी? 33। ये तो कोई एज ही नहीं है, झुर्रियां बनती कोई नहीं आपकी। उसके अलावा और क्या कोई मसला है? मैडम मेरा ये 4 सिजेरियन हुआ है, निचला इसका पेट का बहुत बड़ा हुआ है, वो नीचे को लटका हुआ है, तो मेरे सिजेरियन में अब पेन होता है। 6 साल पहले सिजेरियन हुआ था। इस चीज को कम करने के लिए क्या कोई टिप्स है तो बता दें। मैं आपको अभी पूछ के बताती हूँ। जी सलमान साहब, दोनों अच्छा, जो आपका अगर वेट का ज्यादा होना आपके एजिंग प्रोसेस को भी एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि आप किस स्पीड से बूढ़े हो रहे हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है, जिस तरह मैंने बताया कि मेरा पेट थोड़ा सा वजन ज्यादा है, लटका हुआ है, इसके लिए बेहतरीन हाल ये होता है कि आपके ही शो में हमने जो वर्कआउट किया था वेट लॉस का, बड़ा बेहतरीन वर्कआउट था। 7 मिनट की एक्सरसाइज थी, कौन सा वाला तो करके बता दो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग थी। यानी कि आपने करना ये है
कि एक तो आधा आधा घंटा सुबह शाम वॉक करें। Okay. अगर आप ये सोच रहे हैं कोई ऐसा टोटका मिल जाए हम फक्की कोई खाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, वो नहीं होना, ठीक ये है। जोर लगाना ब्रेक पड़ेगा के बाद आपको। आप मुझे एक्सरसाइज करके बताएंगे। ये जो पेट लटका जो हो जाता है, स्पेशली जब ये असमत की कॉल आई थी, उन्होंने जब अपना मसला बताया उस पर एक्सरसाइज बता रहे हैं, मगर ये काफ़ी लोगों का मसला है, वो अभी ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करें, मगर साथ साथ हमें जो कॉल आई थी उन्होंने जिस तरह से पूछा कि उनका पेट लटका हुआ है, उसकी कोई एक्सरसाइज चाहिए और उनको आंख के नीचे जो है बहुत झुर्रियाँ हैं, ये सारी एक्सरसाइज की जो है ना आपने यहाँ पे टिप्स बतानी है उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले ना एक्सरसाइजेस की बहुत वैल्यू है, वो हम तकरीबन हमारी 1 मिनट की एक्सरसाइज है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन ये हमारी चीज़ें मेक श्योर करनी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग लाजमी करें। अच्छा। अगर हमारी डाइट बेहतर नहीं होगी, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपकी डाइट नहीं ठीक तो आपके मसले रहेंगे। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका ये है, रात का खाना आपने 9 बजे से आपने तकरीबन मगरिब से इशा के दरमियान खा लेना है रात का खाना। अगला नाश्ता आपने सुबह 9-10 बजे के पास करना है। इससे 14 से 16 घंटे आपका पेट खाली रहता है। ये जो रात की क्रेविंग है, आधी रात को हम खाना खाते हैं, ये चाहे आप सोने की चीज़ भी लेट नाइट खाएंगे तो वो सारी आपका वजन ही बढ़ाएगी। तो कोशिश करें कि रात का खाना मगरिब का टाइम, अगला खाना आपने नाश्ता सुबह 9 बजे करना है। ये आपका एक किस्म का रोज़ा हो जाता है। और दिन में बस 2 बार खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं, और जो तेल है वो अच्छा वाला इस्तेमाल करें, और खाने के अंदर प्रोटीन लाजमी रखें। और गंदम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? गंदम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर तो मल्टीग्रेन है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप खालिस गंदम, सफ़ेद आटा नहीं साथ लेना, मैदा नहीं लेना, गंदम लें। ठीक है। इससे आपके जो है ना लो कार्ब डाइट लें, इससे आपका जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कम होंगे। जौ का आटा भी? जौ का आटा तो सबसे बेस्ट है, लेना ही जौ का चाहिए। लेकिन अगर हमारे लिए अब टेस्ट बर्ड्स आपके डेवलप नहीं हुए तो आपको चाहिए ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप मल्टीग्रेन आटे से शिफ्ट करके जौ की तरफ आएँ। लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। एक्सरसाइज के लिए ये आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम वॉक करें। इसके बाद आपने तकरीबन ये इसको एक्सरसाइज को कहते हैं स्टेप जैक्स। एक टांग बाहर निकाल ली, बंद की, बाहर बंद की, ये इसको स्टेप जैक कहते हैं। ये आपने 20 सेकंड के लिए स्टेप जैक्स करनी है। इसके बाद 20 सेकंड के लिए आपने इस तरह स्क्वाट करनी है, जिसको उठक बैठक कहते हैं। इसके बाद आपने 1 मिनट के लिए ये प्लैंक करना है। ओके। इस तरह ये प्लान करना है, और इस रूटीन को आपने तकरीबन 3 से 4 सेट्स के लिए रिपीट करना है। 20-20 सेकंड 1 मिनट, 20-20 सेकंड 1 मिनट, इस तरह करके आपने तकरीबन 4 सेट्स इसके करने हैं। सांस ले सकते हैं बीच में। तकरीबन 7 से 8 मिनट का टोटल वर्कआउट प्लान है। लेकिन दिन में एक दफा लाजमी करें। इसके अलावा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा वॉक रात को शाम लाजमी करें। तो जो स्किन लटक जाती है पेट की जगह की, जैसे अगर वेट लॉस हो रहा है पूरा ऑल ओवर आपकी बॉडी इसमें क्योंकि लूज कर रही है वेट को, तो साथ साथ वो स्किन जो लटकी है वो भी टाइट हो जाएगी या नहीं? वो टाइट तब होगी कि अगर आपका नीचे से मसल स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। खाली वॉक से सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन लटकेगी। लेकिन इन एक्सरसाइजेस से आपके नीचे मसल मैस आएगा, मसल मजबूत होंगे। थाई के जो आपकी स्किन के नीचे जो मसल है, वो मसल जब मजबूत होगा तो जो स्किन जो सैगीनेस है वो बेहतरी की तरफ रहेगी। देखिए 39 इज नॉट द एज, राइट? कोई एज ही नहीं है। तो आप इसके लिए जो आंख के नीचे जो झुर्रियाँ आ गई थी वो कह रही हैं, उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज बता दें? जैसे इनका वेट नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकी स्किन की शाइन और वो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ रहेगी। वेट का नॉर्मल रेंज में रहना ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल लास्ट जल्दी से, क्योंकि कुछ लोग जब वेट लूज़ करते हैं ना तो उनकी स्किन सैगी हो जाती है, पतली हो जाती है, और वो ज़्यादा एजड लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अगर कोई आम इंसान अगर दुबला है और कोई मोटा है तो उसकी एज बहुत कम लगेगी, जो आम बंदा जो पहले से दुबला है, ठीक है ना? मगर कोई मोटा होकर अगर दुबला होता है तो दुबला होकर अच्छा तो लग रहा होता है कपड़ों में सब कुछ में, मगर उसकी चेहरे पे थोड़ी सी एज आ जाती है। तो इसकी क्या वजूहत होती है? अच्छा, इसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जोर डाइटिंग पे और कार्डियो पे होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं आप करते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जब करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि नीचे से मसल स्ट्रॉन्ग होगा, डाइट और कार्डियो से ऊपर से आपका फैट लेयर कम हो रही है, जिसकी वजह से आपके मसल टोन अप, शेप अप टाइट रहेगा, जिल्द आपकी बेहतर रहेगी। डीप टिश्यू तक जाके आपके मसल्स जो है वो काम करके उसको स्किन को टाइट कर रहे हैं। और अगर आप खाली कार्डियो और डाइट को ही फॉलो करेंगे तो आपका जो नीचे मसल है वो बारीक होता रहेगा, मसल कमजोर रहेगा। तो ये इस चीज की निशानी है कि आपने मसल्स को नहीं ट्रेन किया। इसलिए कार्डियो भी करें, साथ जिम जाएं, वजन उठाएं ताकि पट्टे मजबूत हों, फिर वजन कम होगा तो फायदा रहेगा। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान। आज का शो बड़ा डिफरेंट था। जो लोग मिस कर गए हैं आज का वेट लॉस से लेके आपका एंटी एजिंग सारे सेगमेंट्स हमारे यहाँ पर बताए गए, उनकी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, तो आप इस सेगमेंट को देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया की रील्स पे, सेव कर लीजिएगा। सो आपके लिए कारआमद होगी। इसमें आपको डबल चिन की एक्सरसाइज भी बताई है, फेस के रिंकल्स की एक्सरसाइज बताई है, ऑल ओवर आपकी पूरी बॉडी को किस तरह से आपने अपनी एज से बचाना है और अपनी
अपनी एज से कम दिखाना है, इसके ऊपर सारी एक्सरसाइजेज डिटेल में डॉक्टर सलमान की यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया पे हैं, वो आप देख सकते हैं और उसको आजमाइए, अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिए। क्योंकि देखें, आपकी अगर सेहत अच्छी है और आप गुड लुकिंग लग रहे हैं, मतलब आप अच्छे लग रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, आप पे वर्थ लग रहा है, तो सामने वाला वैसे आपसे इम्प्रेस होगा और ख़ुद आप बहुत इम्प्रेस होंगे, क्योंकि यू आर रेडी टू डू एवरीथिंग। आप अपनी बॉडी के साथ इंजॉय करेंगे, आप अपनी बॉडी को अपनी अजियत नहीं समझेंगे। किसी जगह बैठ के बैठक आप अपने आप को अजाब नहीं बना के बैठे होंगे कि यार ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जिए। अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी नेमत दी है खुद, जो हमारे पास मौजूद है, तो उसका ख्याल रखिए। आपको मिलते हैं हम कल। खुदा हाफ़िज़।